फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का रेनबो बुक का प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। जो कि कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी ने लिखे हैं। और ये एक प्रकार का एस्से है जो कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर, जो कि इंडिया और वेस्टर्न कल्चर पर लिखा गया है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडियन कल्चर से कैसे डिफरेंट है और किस तरह से हमारा इंडियन कल्चर है जो अभी तक अस्तित्व में बचा के रखे हुए है। और अभी तक इसका जो एग्जिस्टेंस दिखता है, जो कि 2500 5000 साल पुराना जो एंशियंट कल्चर है, वो अभी भी यहाँ कल्चर दिखता है। गांव में, छोटे छोटे कस्बे में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है वो कमोडिटी पर फुली डिपेंडेंट हो गए, वस्तु को ज़्यादा उपयोग करना चालू कर दिए हैं, तो वो स्लेब बन गए हैं। तो इस पूरे हिस्से में आप लोगों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह महात्मा गांधी ने एक अच्छे तरीके से हमारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर को मेंटेन करके रखा है, और हमारा जो पीपल हैं, जो इंडियन पीपल हैं, वो और आगे चल करके भी मेंटेन करके रखेंगे। और कुछ लोग भी हैं वो वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो हम लोग लाइन पढ़ने से पहले क्या क्या महात्मा गांधी कहे हैं, पहले हम लोग महात्मा गांधी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि महात्मा गांधी का रोल क्या था इंडियन फ्रीडम में, कैसे इंडिया को फ्रीडम मिला। तो हम लोग पहले उनका हिस्ट्री जान लेते हैं, उनके बारे में, कब उनका बर्थ हुआ, कब उनका डेथ हुआ, किन्होंने किन्हें उन्हें मारा, और किस तरह से हमारे इंडिया को वो फ्रीडम दिलाए। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और महात्मा गांधी के बारे में पहले जानते हैं। महात्मा गांधी, जिनका बर्थ यहाँ पर मिस प्रिंटिंग किया हुआ है, मिस टाइप किया हुआ है, 1869 में इनका बर्थ हुआ है। 2 अक्टूबर, तो गांधी जयंती आप लोग जानते ही हैं। तो 1869 में इनका जन्म हुआ, और इनका डेथ, मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 में, जो कि आप नाथूराम गोडसे था, उन्होंने गोली मार करके गांधी जी की 1948 में हत्या कर दी। और इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, और बापू से भी नाम जाने जाते हैं। और इन्हें और भी नाम से जाना जाता है, जैसे नंगा फकीर, नेकेड नेकेड माने जाते हैं, और भी बहुत सारे नाम से इन्हें बुलाया जाता है। महात्मा भी कहे जाते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनका। और तो आपके बोर्ड के लिए सिर्फ एक दो ही काम का है, फादर ऑफ नेशन और बापू इन्हें कहा गया है। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि एक अपना ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद पे लिखा गया एक लेख है, मतलब अपने बारे में ही लिखते हैं। और ये यंग इंडिया, हरिजन, हरजन, इस तरह के कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, कुछ बुक्स भी लिखे हैं, हरिजन की, यंग इंडिया, और भी बुक्स लिखे हैं। और गांधी जी इंडिया के फ्रीडम में नॉन वायलेंस के साथ इंडिया को फ्रीडम दिलाए हैं। नॉन वायलेंस, आपका अहिंसा के साथ इंडिया को फ्रीडम दिलाए, कोई भी हिंसा नहीं किए हैं। और अंग्रेज़ों को जी के सामने झुकना पड़ गया था, और उसे इंडिया को उसको छोड़ करके जाना पड़ गया था, क्योंकि इनका सबसे बड़ा हथियार था नॉन वायलेंस और स्ट्राइक, मतलब हड़ताल करना है, और उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना है। प्रोटेस्ट करना है लेकिन शांतिपूर्वक से स्ट्राइक करना है, नॉर्मल तरीके से। तो ये इनका सबसे बड़ा हथियार था, नॉन वायलेंस, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा से ही हम लोग लड़ेंगे। और ये स्पिरिचुअल लीडर थे, ज़्यादा वो लीडर नहीं थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक लीडर, मतलब आध्यात्मिक नेता थे वो, टॉप लेवल का लीडर नहीं थे जो पॉलिटिक्स करते रहता है, वो लीडर नहीं थे। ये ज़्यादातर ग्राउंड लेवल तक से जुड़े हुए थे, ग्राउंड से, पीपल जो गरीब है गांव देहात के, उनसे जुड़े हुए थे गांधी जी। तो हम, आई होप गांधी जी के बारे में आपको इतना हिस्ट्री जानते होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्या चैप्टर में कहते हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी किसके बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है वो किस तरह साउंड फाउंडेशन को मेंटेन करके रखे हुए हैं, अपना एक नींव जमा के रखे हुए है, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है जो। तो इस ऐसे में आपको गांधी जी इस तरह का बात किए हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि बहुत लंबे समय से भी ये जो हमारा कल्चर, सिविलाइजेशन, बहुत ही जो सभ्यता और संस्कृति है, बहुत पहले, बहुत पुराना, 5000 साल पुराना हमारा संस्कृत अभी भी मेंटेन करके रखे हुए हैं। अभी भी बहुत सारा चीज़ें, एंशियंट आर्किक चीज़ें अभी भी हम लोग यूज करते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, और जो वेस्टर्न कल्चर है वो मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, मतलब वस्तु ज़्यादा वो लोग उपयोग करने लगे हैं। लेकिन भी हम लोग हैं जो, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, वस्तु पर टोटली डिपेंड अब हो रहा है। लेकिन जो ये ऐसे लिखे हैं 1948 के
कुछ 1948 से पहले लिखे होंगे, तो उस समय का इंडिया कुछ और होगा, इस समय का इंडिया कुछ और है। वी आर ग्रोइंग ग्रेजुअली टू द डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। उस समय का टेक्नोलॉजी हम लोग उतना नहीं टेक्नोलॉजी था इंडिया में। तो वो वही कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर उस समय क्या था, मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा ट्रस्ट करता था, मटेरियल। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन है वो एलिवेट करता है। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना है, ग्रो करना। एलिवेट मोरल बीइंग, जो हमारा सिविलाइजेशन है मोरल बीइंग को ज़्यादा ट्रस्ट करता है। मोरल बीइंग का मतलब होता है हमारा जो नैतिक विचार है, नैतिक चीज़ें हैं, वो ज़्यादा ग्रो करता है इंडिया में, इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप ये बैकग्राउंड आप लोगों को समझ में आ गया चैप्टर के बारे में। ये ब्रीफ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन का कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लाइन्स देखते हैं, क्या गांधी जी कहते हैं। फर्स्ट लाइन में गांधी जी क्या कह रहा है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। जो हमारा सिविलाइजेशन है, गाइज, हमारा जो सिविलाइजेशन बचा हुआ है वो मान लो कि कोई भी बीटन कर ही नहीं सकता, कोई भी हरा ही नहीं सकता है पूरे वर्ल्ड में। हमारा सिविलाइजेशन टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। हमारा जो सिविलाइजेशन है दुनिया से अलग है, दम अलग है, जो कि कोई बीटन कर ही नहीं सकता, कोई हरा ही नहीं सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय द आवर एंसेस्टर। और जो हमारा जो एंसेस्टर है वो सीड बो करके गए हैं। हमारा जो पूर्वज है वो इस तरह का सीड बो के गए हैं कि हमारा जो बीज है, जो पूर्वज बीज, वो हमेशा ये जो कल्चर मेंटेन करके चले। और नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, और ये जो सीड्स बना के गए हैं वो कोई इक्वल कर ही नहीं सकता, वो बराबर कर ही नहीं सकता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या करें गांधी जी, रोम बेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द pharaohs was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। तो क्या कर रहे हैं, अब अदर कंट्री का सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है कि रोम का जो सिविलाइजेशन है वो चला गया है, रोम का सिविलाइजेशन अभी देखने को नहीं मिलता। जो ग्रीस का सिविलाइजेशन है वो भी अब शेयर द डेस्टिनी पर ट्रस्ट करने लगे हैं। वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे कि जो डेस्टिनी करेगा, नीति करेगा, वही को ट्रस्ट करना लगा। द माइट ऑफ द pharaohs, pharaohs किसको बोलते हैं, वो रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। जो इजिप्ट का रूलर बड़ा बड़ा वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था, उसका भी आज सिविलाइजेशन सब एग्जिस्ट नहीं करता है, सब खत्म हो गया है, सब टूट चुका है। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान है जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगा वो भी वेस्टर्नाइज हो गया। वो भी कल्चर पहले एंशियंट कल्चर में वो भी फेमस था, लेकिन अब वो भी वेस्टर्नाइज हो गया है। और चाइना नथिंग कैन बी सेट, चाइना का तो कह ही नहीं सकता है, वो तो अपना ही है, कोई भी कहीं भी कुछ भी अपना सकता है, उसका तो कुछ नहीं कर सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया है जो अभी भी टिका हुआ है, इंडिया अभी भी अड़ा हुआ है, जो पुराना सिविलाइजेशन है उसी को अभी भी फॉलो करते आ रहा है। सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, और किसी तरह कैसे भी कर करके इंडिया है जो फाउंडेशन को मेंटेन करके रखे हुए है, वो अपना नींव सिविलाइजेशन को बचा करके रखे हुए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेंस। जो पीपल ऑफ यूरोप है, पीपल ऑफ यूरोप मतलब यूरोपियन कंट्री में जो है वो लर्न दियर लेसन, जो वो लोग सीखे हैं, कहाँ से सीखते हैं, लेसन फ्रॉम द राइटिंग। जो यूरोप का कल्चर है वो राइटिंग से ज़्यादातर सीखे हैं, राइटिंग से ज़्यादातर जो किताब में, बुक में, ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन हमारा इंडिया कल्चर लिखे हुए चीज़ों को नहीं ट्रस्ट करता है, हमारे जो एंसेस्टर है वो बताते हैं उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन जो यूरोपियन कल्चर है वो राइटिंग पर ट्रस्ट करता है। ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, और जो ग्रीस और रोम का जो कल्चर था यूरोपियन कंट्री में वो भी कल्चर अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी ख़त्म हो गया। इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब ग्लोरी को अपना मेंटेन करके नहीं रखा है, अपना महिमा है वो बना के नहीं रखा है, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इस पे क्या कह रहे हैं गांधी जी, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सीखे, वो राइटिंग अलग अलग कंट्री से और अलग अलग सिविलाइजेशन को एडॉप्ट करे। द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स,
ऑफ ग्रीस एंड रोम। और यूरोपियंस है वो इमेजिन करते हैं और अवॉइड करते हैं अपने गलतियों को, कि हमने गलतियां नहीं किया है, कि हमने राइटिंग और हमारा जो सिविलाइजेशन है वो उसको मेंटेन करके करके नहीं रखा है, और दूसरे कंट्री का भी अडॉप्ट कर लिए हैं। लेकिन वो अपना ही खुद का कल्चर बना लिए, धीरे धीरे वो कल्चर उनका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ख़त्म हो गया ग्रीस रोम का। सच एज सच इज दियर पिटेबल कंडीशन। और इसी तरह से उनका जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा पिटेबल हो गया है, बहुत दयनीय हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति है वो ग्रीस और रोम का कंडीशन। अब वो सिविलाइजेशन नहीं दिखता है, सब मटेरियल चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। सारे लोग मटेरियल चीज़ों पर ऑल टाइम यूज कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं गांधी जी, इन द midst ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। लेकिन इस सब सारों के बीच में जो इतना सारा सिविलाइजेशन चल रहा है, ये सब सारे के बीच में जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है वो इमूवेबल है, मतलब अभी भी ये इसका फाइम है वो स्ट्रॉन्ग बना करके रखा हुआ है, अभी भी ये बचा हुआ है हमारा कल्चर। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही हमारा ग्लोरी है, हमारा यही महिमा है। मान लो कि सिविलाइजेशन को मेंटेन करके रखना ही हमारा एक प्राउड फीलिंग है, जो मेंटेन करके इंडिया को रखे हुए करके। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। और इंडिया पर ये चार्ज लगाया जाता है, चार्ज का मतलब था आरोप लगाया जाता है कि इंडियन पीपल है जो कि अनसिविलाइज्ड है, जो कि उनको उतना अनसिविलाइज मतलब वो बोल सकते हैं वो कल्चर से रिलेटेड नहीं है, वो मोरल बीइंग को फॉलो नहीं करते हैं। सारे अदर कंट्री वाले कहते हैं कि ये अनसिविलाइज्ड है और इग्नोरेंट है। और इग्नोरेंट का मतलब अगर हम लोग मेंटेन करके रख रहे हैं उस कल्चर सिविलाइजेशन को, लेकिन अदर कंट्री वाले क्या कर रहे हैं कि इग्नोरेंट है और स्टोलिड है, इसे स्लो बीटेड है, इस इंडियन को समझ में जल्दी आता नहीं है, और इस इग्नोरेंट पर्सन है, समाज से ये सब देश विदेश से अलग छटे हुए कंट्री है, ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं मानते, हम लोग इंडियन कल्चर मेंटेन करके रखे हुए हैं। दैट it is it is not possible to induce them to adopt any changes। तो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस, और ऐसा हो ही नहीं सकता, इंड्यूस भी नहीं कर सकता अडॉप्ट एनी चेंजेस। और वो लोग नहीं चाहते, और या हम लोग भी नहीं चाहते, हम लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, चेंजेस कुछ बदलाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि और चाहते भी नहीं हैं। और वो लोग थोपना भी चाह रहे हैं यूरोपियन कि ये लोग चेंजेज हो जाए, ये कल्चर को मेंटेन कर रहा है, ये कल्चर को ख़त्म कर दे। तो वो लोग हम लोगों पर थोपना चाह रहा है कि ये लोग चेंजेज हो ही नहीं रहा है, इन्हें चेंजेज होना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए वेस्टर्न कल्चर को। तो ऐसा हम लोगों को आरोप लगाया जाता है, हमारे कल्चर पर आरोप लगाया जाता है कि इंडियन लोग इग्नोरेंट है, उन्हें कुछ भी बुद्धि नहीं है, वो अनसिविलाइज्ड है, इमोरल है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है। तो ऐसा हमारे ऐसा बनाया हुआ एक हब बनाया हुआ है वर्ल्ड में। तो हम लोग नेक्स्ट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करें, इट इज़ द चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। और ये जो आरोप है वो हमारे मेरिट पर लगाया जाता है, हमारा जो मेरिट है, हमारा जो नॉलेज है उसके अगेंस्ट लगाया गया है, एक चार्ज आरोप लगाया गया है। वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। और एनविल का मतलब क्या होता है, एक जो ब्लैक स्मिथ होता है उस पर अपना जो एनविल का मतलब क्या होता है, जब एक ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है किसी आयरन को, लोहे को हीट करता है, गर्म करता है, उसके बाद उस पर हैमर से हथौड़े से मारता है, उसका शेप देता है, उसको एनविल बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल। तो हम लोग क्या है, हम लोग अपने ही कल्चर सिविलाइजेशन पर मेंटेन करके रखे हुए हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग चेंज हो जाए, हम लोग वही कल्चर को, सही हमारा कल्चर है जो गांधी जी ज़्यादातर वो फॉलो करते थे, अपना ही कल्चर होम रूल को फॉलो करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, वो औद्योगिक क्रांति हो, मशीनरी ज़्यादा आए जो कि आदमी को ही गुलाम बना दे। तो ऐसा वो गांधी जी नहीं चाहते थे। तो वही कह रहा है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, बी डेयर नॉट चेंज। और हमें साहस भी नहीं करता है, जो हमारा पूर्वज हमें सिखाए हैं, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आप नहीं चेंज कर सकते हैं। जो पूर्वज से चलते आ रहा है वो चेंज करना ही चाहिए, भले ही कोई अदर कंट्री वाले आपके ऊपर थोप रहा हो कि आप चेंज कर दीजिए, लेकिन चेंज हम लोग कल्चर्स को नहीं करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करें गांधी जी, मेनी थ्रस्ट थ्रस्ट दियर एडवाइज अपॉन इंडिया
थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? पुश। बहुत ज़्यादा दबाव इंडिया पर पड़ रहा है, बहुत थ्रस्ट आया अदर कंट्री से। दियर एडवाइज अपॉन इंडिया, और अलग अलग कंट्री से सलाह भी आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से हमें सजेशन मिल रहा है, भाई अपना चेंज कर लो, अपना कल्चर चेंज कर लो, अपना सिविलाइजेशन चेंज कर लो। लेकिन बट वी आर स्टिल मेंटेनिंग आवर कल्चर, हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं, वी नेवर वांट दैट चेंज टू द कल्चर, हम लोग नहीं चाहते कि चेंज हो जाए, नहीं। एंड सी रिमेन्स स्टीडी, और हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग स्टीडी रहे, मतलब धीरे धीरे बने रहे। और वो लोग क्या कहते हैं, सलाह देते हैं कि हम लोग हैं स्टीडी हैं, सुस्त लोग हैं, चेंज ही नहीं करते हैं, हम सुस्त पड़े हुए हैं। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारा होप है, और यही हमारा सीट एंकर है। सीट एंकर का मतलब क्या होता है? कोई शिप में जब भी मूव करना रहता है, पानी वाला जो शिप होता है, पानी में मूव करना, तो एक एंकर गिराया जाता है इस तरह का, जिससे वो जा कर के बालू में या पत्थर में फंस जाए और उस शिप मुड़ जाए, या फिर रोकने के लिए आपके समुद्र के किनारे उसको रोकने के लिए एंकर का यूज किया जाता है। तो वो क्या कह रहा है, यही हमारा सी टैंकर है, यही हमारा आखिरी सहारा है, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारा कल्चर है, इसको सब फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम चेंज कर लो, लेकिन हम लोग इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? कि यही हमारा ग्लोरी है, यही हमारा ब्यूटी है, यही हमारे अदर कंट्री में एक निखार लाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। तो सिविल गांधी जी क्या कह रहे हैं, सिविलाइजेशन एक क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट है। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आपका एक आचरण है। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है कि ये आचरण है, कल्चर हमें क्या सिखाता है, आपका गुड कंडक्ट सिखाता है, गुड और बैड कंडक्ट में फ़र्क सिखाता है कि क्या है। जैसे कोर्ट कंडक्ट लगता है, कोर्ट के अगेंस्ट में जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है। उसी तरह कंडक्ट मतलब होता है मैनर को मेंटेन करना, डिकोरम को मेंटेन करके रखना। विच पॉइंट्स और टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, और जो कि पॉइंट्स करता है हमारे ड्यूटी को मेंटेन करके रखता है। मतलब आचरण हमें सिखाता है कि हमें ड्यूटी क्या करना है, हमें क्या काम करना है, हमारा ड्यूटी को बताता है, हमारे ड्यूटी को पाथ को बताता है, रास्ता को बताता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और जो हमारा ड्यूटी का परफॉर्मेंस है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। और जो हम लोग जो और वो ड्यूटी, जैसे कंडक्ट हमें सिखाता है ड्यूटी कि कार्य कैसे करना है, और ड्यूटी हमें सिखाता है कि मोरालिटी में चेंज कर देता है। मतलब आप अच्छे मैनर रहेंगे, गुड काम करेंगे, तो आपका ये मोरल बीइंग बन जाएगा, नैतिकता बन जाएगा, समाज में अलग प्रकार के निखरने लगेंगे। तो यही कह रहा है कि जो हमारा सिविलाइजेशन है वो आचरण सिखा रहा है, और आचरण से ड्यूटी में चेंज हो रहा है, काम में चेंज होते जा रहा है, वो हमारा कार्य बनते जा रहा है, और वो कार्य एक मोरल बीइंग में चेंज होते जा रहा है। तो वाई शुड आई चेंज आवर कल्चर एंड टू फॉलो द अदर कंट्रीज कल्चर? कोई दूसरे का कंट्री का कल्चर का हम लोग फॉलो करें? नहीं करेंगे फॉलो। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इस लाइन में क्या करें गांधी जी, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। तो क्या कर रहे हैं, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, जो हम लोग मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, अटेंड मास्टरी ओवर माइंड्स एंड आवर पैशन। तो अगर हम लोग मोरालिटी को कंट्रोल में कर लें, मोरल बीइंग को, तो हमारे माइंड्स और पैशन पर भी कंट्रोल हो जाएगा। हमारा जो माइंड इधर उधर फुदकते रहता है, अगर मोरल बीइंग आ जाए, पहले आपका मैनर आ जाए, आपका आचरण आ जाए, तो आचरण आने से आपका ड्यूटी आ जाएगा, और ड्यूटी आ जाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ड्यूटी के बाद आपका हो गया कुछ मोरल बीइंग आप सीख जाएंगे। मोरल बीइंग आप सीख गए तो आपको माइंड पर कंट्रोल हो जाएगा, आपको पैशन पर कंट्रोल हो जाएगा, आपका विजन अलग प्रकार के हो जाएगा, बड़े चीज़ सोचने लगेंगे। तो ये गांधी जी बता रहे हैं, कह रहे हैं हम लोगों से। सो डूइंग बी नो आवर सेल्फ, और हम लोग इस तरह से करते आ रहे हैं और जानते भी हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और गुजराती में कहा जाता है कि जो इस सिविलाइजेशन है ये गुड कंडक्ट को माना जाता है, मतलब अच्छे आचरण को, ऐसे इसके बराबर है। जिस तरह यहाँ पर सिविलाइजेशन है, तो गुजरात के वो बिलोंग करते थे, तो गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक गुड कंडक्ट है, गुड मैनर, गुड कंडक्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या कहना है गांधी जी, इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट
देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव सोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। तो और क्या करें कि अगर एक डेफिनेशन करेक्ट है, सही है गांधी जी का कहना, तो देन इंडिया को कहीं किसी दूसरे कंट्री से एडॉप्ट करने की कोई कल्चर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर ही सबसे बेस्ट है। देखो मेनी राइटर यहाँ कर रहे हैं, मेनी राइटर्स हैव शोन, बहुत अलग अलग प्रकार के राइटर दिखाए हैं, लेकिन हमें किसी से सीखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनी वन एल्स, किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा कल्चर दूसरे कल्चर्स को बदलने के चक्कर में और अपना कल्चर चेंज करने के चक्कर में सारा इधर उधर ना हो जाए। इसलिए आप हमारा कल्चर को मेंटेन करके रखें, जो इमोबाइल वे में चलता रहे, इमोबाइल वे में चलता रहे। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें गांधी जी क्या कह रहे हैं, बी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो हम लोग नोटिस करते हैं जो हमारा माइंड है एक रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब आगे पढ़ते हैं, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना हम लोग चाहते हैं उतना, जितना हमें प्राप्त होता है उतना हम लोग की चाहत बढ़ते जाती है। मतलब जैसे एक बर्ड्स है, वो रेस्टलेस बर्ड की तरह उड़ते रहता है। रेस्टलेस बर्ड में तो वो आराम चाहता ही नहीं, हमेशा इधर उधर उड़ते रहता है। तो सिमिलरली हमारा माइंड है, वो हमेशा एक वस्तु को गेन कर लिया तो फिर दूसरे वस्तु को वो चाहत होगा, फिर से डिजायर होगा कि हाँ भाई ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर दूसरे वस्तु का डिमांड करेगा ये माइंड। तो माइंड हमारा फिक्स नहीं है, लिमिट नहीं है कि ये वस्तु मिलने पर वो लिमिट हो जाएगा। रेस्टलेस बर्ड की तरह इधर उधर फुदकते रहता है। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं कि हम लोग और अनसेटिस्फाइड होते हैं, कभी असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी संतुष्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा बर्ड्स की तरह इधर उधर फुदकते रहता है। जितना चाहत हो उससे ज़्यादा फिर डिजायर हो जाता है। द मोर बी इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब क्या होता है, अलाउ समवन टू एंजॉय समथिंग डेरेट, मतलब किसको इंडल्ज करना, इंडल्ज का मतलब और चीज़ों को इन्वॉल्व करना एंजॉय के लिए। इन आवर पैसन द मोर अनब्रीडल अनकंट्रोल, अनब्रीडल का मतलब होता है अनकंट्रोल, दे बिकम, और जितना ही हम लोग इंडल्ज करते हैं और उतना ही चाहत धीरे धीरे बढ़ते जाता है। सिमिलर जैसे कोई वस्तु को आप कुछ भी खरीदने के लिए आज चाहें कि आज मैं ये खरीद लेता हूँ, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर कुछ चीज़ों की चाहत होगी कि नहीं वो चाहिए। तो जितना आपका डिमांड होगा उससे ज़्यादा फिर आपका सप्लाई धीरे धीरे आपके अंदर का सप्लाई बढ़ना चालू हो जाए कि मैं नहीं, इससे मैं नहीं खुश हूँ, दूसरा लाओ, फिर दूसरा लाओ। तो मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, तो जितना है उतना फिर से और लाओ। तो और क्या कह रहे हैं, आवर एंसेस्टर देयर फॉर सेट अ लिमिट। देख रहे हैं गांधी जी कितने अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो लिमिट सेट करके गए हैं। आवर इंटेलिजेंस, जो हमारा इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा वस्तु का मात्रा हमारे लाइफ में इंडल्ज ना हो जाए, इसलिए हमारा जो गांधी जी हैं वो बता के गए, उसको लिमिट करके रख के गए हैं कि उतने मात्रा में ही सेट हो करके जाए, इतने मात्रा में ही यूज करो वस्तु का। नेक्स्ट क्या करें, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। जो हैप्पीनेस है वो रियल कहाँ, वो मेंटल कंडीशन है, वो हमारा माइंड से मिलता है, ना कि हमारा वो वस्तु से कमोडिटी यूज करने से रियल हैप्पीनेस मिलता है। आपके पास वस्तु ना भी हो, वो वस्तु ना भी मटेरियल चीज़ें मिले, तब भी आप हैप्पी रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। हैप्पी रहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वस्तु रहे तभी हैप्पी रहना है, ये हमारा मेंटल कंडीशन है। मेंटल कंडीशन सही रहेगा तो आप हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें गांधी जी क्या कह रहे हैं, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। समझ में आ रहा है, मतलब एक व्यक्ति कभी ये चीज़ों से खुश नहीं रह सकता कि वो रिच है या फिर पुअर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रिच रहे या पुअर रहे, वो कोई भी कंडीशन में हो खुश रह सकता है, क्योंकि ये मेंटल कंडीशन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। कभी कभी क्या, हमेशा देखा जाता है जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, टॉप क्लास के लोग हैं, वही ज़्यादातर अनहैप्पी रहते हैं, ना खुश रहते हैं। लेकिन जो पुअर होते हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, लेकिन पुअर लोग होते हैं, पुअर पीपल, वो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। कम ही मिला उसी में वो खुश रहते हैं। मिलियंस मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लेकिन बहुत मिलियंस के संख्या में क्या है,
हमारे इंडिया में देखते हैं बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब बढ़े हुए हैं। मल्टी पॉवर्टी लाइन इंडेक्स में बहुत बढ़ा हुआ गरीबी का रेखा। तो उस समय भी गरीबी था जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय इंडिया डिवाइडेड हुआ था, तो उस समय ये ऐसे लिखा गया। तो उस समय के कंडीशन भी बता रहा है। रिमेन पुअर और रिमेन पुअर और पुअर भी बने हुए हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम द लग्जरीज एंड प्लेजर्स। और इसी को देखते हुए क्या कह रहे हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो डिस्यूडेड किए हैं। डिस्यूडेड का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना और अगेंस्ट एडवाइज करना कि हाँ भाई, तुम्हें जो लग्जरी चीज़ें है ना, और जो वस्तु तुम्हें प्लेजर देता है, जो तुम्हें खुशी देता है, और लग्जरी चीज़ें जैसे ऐश्वर्य की चीज़ें, वो उसे डिस्यूड कर दो, मतलब ज़्यादा मात्रा में इसको यूज ना करो, लिमिटेड कर दिए हैं। तो हमारे एंसेस्टर, हमारे दादा दादी परदादा, वो सिखाते हैं कि हाँ भैया मेरे, इतने ही लिमिट समय के लिए ये चीज़ें यूज करना है, क्योंकि आप इस चीज़ों को ज़्यादा यूज करेंगे तो यू विल बिकम अ स्लेव, आप गुलाम बन जाएंगे, वो वस्तु आपको चलाने लगेगा, ना कि आप उसको चलाइएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस लाइन में गांधी जी क्या कह रहे हैं, वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। मतलब वही प्लाव यूज कर रहे हैं, वही हल यूज कर रहे हैं किसान, जो हजारों साल पहले यूज किया जाता था। मतलब अभी कोई टेक्नोलॉजी 1948 के समय वो ऐसा अडॉप्ट नहीं किया है कि वेस्टर्न कल्चर वाले ये मशीन ले आए, वो ले आए। लेकिन नहीं, आप लोग 10 या 15 साल बैक में जाओ तो आप लोग देखे होंगे, अभी भी कहीं कहीं गांव में प्लाव यूज किया जाता है। लेकिन आज का ट्रैक्टर हो गया तो बहुत कम ही, रेयर केस्ट में देखने को मिलेगा कि हल को यूज किया जाता है। लेकिन 1000 साल हो गया है पुराना, फिर भी हम लोग प्लाव यूज कर रहे हैं। तो गांधी जी कितने अच्छे तरीके से हमारे कल्चर को बता रहे हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और क्या कह रहे हैं गांधी जी, जो कॉटेज है ना, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज बोल सकते हैं, जो कपड़ा खदान, कपड़ा वाला टेक्सटाइल का एरिया, वो भी चीज़ें अभी खादी कपड़े, वो भी हम सिमिलर चीज़ें पहन रहे हैं जो पहले हमारे कल्चर से एंशिएंट में पहना जाता था। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, धागे को बनाना, कॉटेज हैंडीक्राफ्ट को ग्रो करना, चरखा चलाना, ये गांधी जी का अपना हैंडमेड रूल था, हैंडीक्राफ्ट रूल था। तो वो कॉटेज को भी रिटेन करके रखे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को भी मेंटेन करके रखे हुए हैं। ज़्यादा विदेशी वस्त्रों पर गांधी जी डिपेंडेंट नहीं हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि फॉर्मर टाइम्स आवर इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी वस्तु को वो यूज कर रहे थे। एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी सेम है जैसे पहले चलता था। वो भी एजुकेशन सिस्टम गांधी जी के समय भी वही सिमिलर एजुकेशन उन्हें भी मिल रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें गांधी जी क्या कह रहे हैं, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग। और हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है लाइफ कोडिंग करने के लिए। लाइफ कोडिंग का मतलब होता है लाइफ को अपने धीरे धीरे बर्बाद कर देना, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करते रहना, कंपटीशन। तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम लोग लाइफ को ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय करते रहें। आगे पढ़ते हैं। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर बेजेज। और उस समय क्या होता था, जो हर एक लोग, हर एक व्यक्ति थे जो अपना अपना ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइड किए हुए थे, और उन्हें अपना अपना ट्रेड और अपना अपना चार्ज मिलता था। मतलब ट्रेड अपना व्यापार किए, चार्ज उन्हें पर चार्ज मिला, और रेगुलर बेजेज उन्हें कुछ सैलरी भी मिलते रहता था। मतलब उन्हें ऐसा नहीं कि भगा दिया जाता था, वही बेसिस अभी भी देखने को मिलता है। तो वो अपना ऑक्यूपेशन भी होता था, अपना रोजगार होता था, और उन्हें कुछ बेजेज भी दूसरे जो काम करते थे उन्हें भी मिल जाता था। इट वॉज नोट दैट वी डिडंट या वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गांधी जी नहीं जानते थे या इंडिया के लोग नहीं जानते थे हम लोग कि मशीनरी को हम लोग नहीं इन्वेंट कर सकते हैं, मशीनरी हम लोग खोज सकते हैं। हम लोग में सामर्थ्य था कि हम लोग खोज सकते थे, सक्षम थे हम लोग। लेकिन हम लोग उस तरफ फोकस, मशीनरी सिस्टम की तरफ फोकस नहीं किए, क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व हो जाते सिविलाइजेशन और कल्चर को छोड़ करके मशीनरी सिस्टम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट आवर फोर फादर न्यू दैट। हमारे जो फोर फादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो जानते थे
दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, अगर हमारा दिल जो इस सब चीज़ों पर डिपेंड हो जाएगा, मशीनरी चीज़ों पर ट्रस्ट करने लगेगा, तो क्या आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या कहना है। वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल। तो अगर हम लोग मशीनरी को यूज करने लगेंगे, मशीनरी पर इन्वेंट कर देंगे और उसको ज़्यादा यूज करने लगेंगे, तो क्या बन जाएंगे, इस तरह का व्यक्ति के जैसा स्लेव बन जाएंगे। इधर हैंड में मोबाइल, इधर हैंड में ये, तो इधर हैंड में ये, मतलब पर्सन स्टार्टेड बिकमिंग स्लेव, पर व्यक्ति एकदम स्लेव बनना चालू हो जाएगा। जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे स्लेव बनते जाएगा, जो मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ है, और वो अपना मोरल खो देगा। मोरल मतलब वो जो नैतिकता है, समाज में कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ें खो देगा, मशीनरी सिस्टम पर डिपेंडेंट हो जाएगा। आज के लोगों में देखते ही होंगे, मोरल बीइंग को खो रहे हैं और सोसाइटी को देख भी नहीं रहे, वो टेक्नोलॉजी और इधर वस्तुओं में ज़्यादा डिपेंडेंट है और लगे हुए हैं। मोरल फाइबर करेक्टर को खो देंगे। दे देयर फोर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू वॉट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। और क्या कह रहे हैं गांधी जी कि हम लोग जितना डिसाइडेड किए कि वी शुड ओनली डू वॉट वी आवर हैंड्स एंड डू, तो हम लोगों को जितना ज़रूरत है उतने भर यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हैंड और फीट का यूज करें, हाथ और पैर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हम लोग मतलब टेक्नोलॉजी और मशीनरी सिस्टम को छोड़ करके, शॉर्टकट के चीज़ों को छोड़ करके हैंड और फीट को फिजिकली वर्क करने का प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा आपका हेल्थ भी फिट रहेगा और हैप्पी भी रहेंगे। क्यों? दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। और देखो गांधी जी कह दिए कि हमारा जो हेल्थ है वो किस तरह कंसिस्ट करता है, रियल हैप्पीनेस, जो रियल खुशी कहाँ से मिलता है, जब हमारा अपना हैंड्स यूज करते हैं, प्रॉपर यूज में हैंड लाते हैं और अपने पैर को अच्छे तरीके से मतलब यूज करते हैं, तब हम लोग खुश भी रहते हैं और हमारा हेल्थ भी सही रहता है। लेकिन आजकल सारा चीज़ें तो मशीन का आ गया है, लेकिन उस समय ज़्यादातर लोग, या 20 साल पहले दादा या दादी को केस में देख सकते हैं, उस समय ज़्यादातर हैंड और फीट का ही यूज किया जाता था, लेकिन अब तो हैंड और फीट बहुत कम ही यूज हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या कहना है। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज बर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है, बर्डन। तो वो क्या कहते हैं फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज बर अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्नेयर होते हैं, यूजलेस होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कामों का, इधर चीज़ों का लार्ज सिटी में बर्डन रहता है और वो हैप्पी नहीं रहते हैं। बड़े बड़े शहरों के लोग हैप्पी नहीं रहते हैं। जितना गांव देहात के लोग खुश रहते हैं, उतना शहरों के लोग खुश नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें काम का टेंशन, वर्क का टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। और शहर में क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा रॉबर्स मिलेगा, लुटेरा मिलेगा और चोर का एक संगठन मिलेगा। वहाँ पर चोरी डकैती क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते रहता है, जो कि गांव में नहीं देखने को मिलेगा। और क्या होते रहता है, प्रोस्टिट्यूशन होते रहता है। प्रोस्टिट्यूशन भी, वहाँ कोई लेडी पैसों के लिए अपना बॉडी सेल करते रहती है, तो वो शहरों में देखने को मिलता है, गांव में ऐसा नहीं मिलता है। एंड वॉइस इविल फ्लरिशिंग ग्रोइंग इन द हेल्दी मैनर। और क्या है, कह रहा है कि वहाँ पर इविल देखने को मिलता है, बुराइयाँ समाज में, समाज नहीं, शहरों में बुराइयाँ भी देखने को मिलता है। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच पीपल। जो रिच मैन है उनके द्वारा रॉब कर दिया जाता है पुअर पीपल को। जो गरीब लोग हैं शहर में जाते हैं, वो गरीब लोगों को लूट लेते हैं अमीर लोग, क्योंकि उन्हें उतना नॉलेज, इंटेलेक्चुअल्स नहीं ग्रो हुआ रहता है, तो इसीलिए वो रॉब हो जाते हैं। दे वर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। इसीलिए वो छोटे छोटे गांव और कस्बे में ही गरीब लोग खुश रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, मज़े करते हैं। लेकिन वो बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना चाहते, इसी कारण से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े रिच पर्सन लोग हैं, वो उन्हें भलना एक्सप्लॉइट कर दे, उन्हें लूट न ले, इस डर से वो गांव में ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस लाइन में क्या राइटर कह रहे हैं, गांधी जी। दे सो दैट किंग्स एंड दियर स्वर्ड्स वर इन्फेरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स एंड दे therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakir।
क्या कह रहे हैं कि हम देखा जाता है ऐसा, जो किंग्स होते हैं और जो फ़कीर होते हैं, जो बाबा ये सब संत होते हैं, वो किंग भी छोटा पड़ जाता है फ़कीर, और क्योंकि वो भी सर मस्तक हो जाता है उनके सामने, वो भी सर झुका देता है फ़कीर और संत के सामने, क्योंकि वह जो स्वॉर्ड है वो भी इन्फेरियर बन जाता है, जो तलवार है वो भी इन्फेरियर बन जाता है वो संत और फ़कीर के सामने। वो भी जो राजा भी झुकने लगता है, मोरल प्रिंसिपल उसके अंदर देखने को मिलता है, जो हमारे कल्चर इंडिया में देखने को मिलता है। पुराने ज़माने में अभी भी देखने, अभी तो राजा महाराजा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उस समय में राजा महाराजा होते थे। द अर्थ टू बी इन्फेरियर, जो हमारा अर्थ है वो भी इन्फेरियर है। ऋषिज एंड द फकीर, अ नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या सिखाता है, इतना हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस ये दूसरे को सिखाता है, अदर कंट्री को सिखाता है कि किस तरह से नेशन दूसरे को अडॉप्ट करने से ज़्यादा ये दूसरे कंट्री को सिखा सकता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स। हमारे नेशन में कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं, लॉयर्स उस टाइम, डॉक्टर, और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं विद इन, लेकिन वो सब डॉक्टर कोर्ट्स ये सब विद इन बॉन्ड होते हैं। विद इन बॉन्ड्स का मतलब उनका हाथ बंधा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि उन्हें एब्सोलूट पावर मिल गया, परम पावर मिल गया, किसी व्यक्ति को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उन्हें लिमिट बॉन्ड्स दिया गया है, वो लिमिटेड पावर तक ही वो यूज कर सकते हैं। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशन वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, और सारे लोग जानते हैं कि जो ये प्रोफेशन है ये पर्टिकुलरली ये सुपीरियर नहीं है, कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको लिमिट में रखा गया है। मोर ओवर दिज वकील्स एंड बैदाज डिड नॉट रॉब पीपल, और उस समय जो वकील्स और बैदाज होते थे, जो वैद होते थे, पहले वैद बोला जाता था, तो वो वैद रॉब नहीं करते थे। ज़्यादातर जो वकील्स और वैद थे उस टाइम गरीब लोगों को लूटते नहीं थे, वो रॉब नहीं करते थे, उन्हें ज़्यादातर हेल्प ही करते रहते थे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दे वर कंसीडर पीपल्स डिपेंडेंट नोट दियर मास्टर्स, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। और हमारे देश का, कंट्री का जो जस्टिस है वो फेयर है, मतलब वास्तविक में सत्य और फेयर जस्टिस हम लोग को भी देखने को उस टाइम फेयर जस्टिस था। तो गांधी जी कह रहे हैं, तो वहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था कि वो लोग मास्टर हैं, वकील और बेदाज हैं, जो वैद हैं वो मास्टर नहीं है इस समाज सोसाइटी का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून ही मास्टर है, लॉ इज़ द किंग। तो यही राइटर गांधी जी कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं गांधी जी, द ऑर्डिनरी जनरल, ऑर्डिनरी का मतलब है जनरल, रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो ऑर्डिनरी रूल्स था वो छोटा छोटा कोर्ट्स को अवॉइड करता था। मतलब जैसे गांव में कोई भी बकरी चुरा लिया या कोई काम हो, कोई कांड हो गया, तो अपने में ही ज़्यादातर वो कंट्रोवर्सी को सुलझ करवा लेते थे या कर लेते थे, अपने में सरपंच या अपने में डिस्प्यूट को मैनेज कर लेते थे। देयर वर नो टाउट्स टू टू लूर या ल्यूर पीपल इनटू देम। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं गांधी जी कि उस टाइम कोई भी ब्रोकर्स नहीं होता था, दलाल नहीं होता था जो उसे लूट सके, लूर कर सके, उसे इंटाइस करके, मतलब उसे प्रलोभित कर करके उस व्यक्ति को ले जाके वकील के पास छोड़ दे, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता था। पीपल इनटू देम, क्योंकि सारे लोग अपने में ही केस सोल्व कर लेते थे। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, और ये सब चीज़ें ज़्यादातर देखा जाता था कैपिटल्स में, बड़े बड़े सिटीज शहरों में ये सब देखने को मिलता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो साधारण लोग थे, नॉर्मल पीपल थे, वो इंडिपेंडेंटली जीते थे, कोई उसको ज़्यादा टेंशन नहीं रहता था। एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वो अपना एग्रीकल्चर, अपना कृषि को ही फॉलो करते थे, और ज़्यादा मटेरियल चीज़ों और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करते थे, एग्रीकल्चर में ही वो विश्वास रखते थे और एग्रीकल्चर को ही फॉलो करते थे। दे एन्जॉयड ट्रू होम रूल, और वो क्या एंजॉय करते थे, होम रूल को, अपने ही हैंडी क्राफ्ट, हैंड से बनाया हुआ जो स्वदेशी है वही चीज़ों को वो यूज करते थे। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड
बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। जो इंडियन सिविलाइजेशन है जिस तरह से गांधी जी ने डिस्क्राइब किया है, जो उनका फ्लोअर्स है, जैसे गांधी जी का नहीं, हमारे कंट्री के हम लोग जो जैसे हो गए लोग, पीपल हो गए, सिटीजन हो गए, वो भी सिमिलर वैसा ही फ्लोअर्स है। जिस तरह से गांधी जी बड़ाई कर रहे हैं इस कंट्री का, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसी तरह जो फ्लोअर है इंडियन कंट्री का कल्चर सिविलाइजेशन को, वो भी सिमिलरली सेम चीज़ कहेगा। लेकिन गांधी जी अच्छे तरीके से नॉलेजबल पर्सन थे तो वो व्याख्या कर दिए। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। और क्या कितना अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है कि वो परफेक्शन हासिल कर सकता है। व्यक्ति भी परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता है, तो सिमिलरली कोई भी परफेक्शन 100% सही नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुक्स जरूर होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्ट बचा हुआ रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। जो हमारा सिविलाइजेशन है वो किसको ग्रोथ करता है, हमारे मोरल बीइंग को फॉलो करता है, मोरल बीइंग को ज़्यादा एलिवेट करता है। दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोरालिटी। जो वेस्टर्न कल्चर है इमोरालिटी को ज़्यादा फॉलो करता है, मतलब हमारा कल्चर है मोरल जो बीइंग है, हमारा नैतिकता है, वो ज़्यादा ग्रो करता है, दिखने को मिलता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नैतिकता ना के बराबर मिलता है, वहाँ दिखने को ही नहीं मिलता है। वहाँ पर अलग तरीक़ा से स्प्रेड होते रहता है आपका इमोरल बिहेवियर। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसमें गांधी जी क्या कह रहे हैं, द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। और वहाँ के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर के, वो गॉडलेस हैं, वो भगवान में ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो बिलीफ इन गॉड, वो कोई भी। लेकिन हम लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो बेस्ड ऑन गॉड बिलीफ पर हैं, हम लोग गॉड पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग गॉडलेस है। सो अंडरस्टैंडिंग, सो बिलीविंग, और विश्वास भी करते हैं और समझते भी हैं। बी हॉब्स मतलब बी राइट होता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट। तो अब राइटर क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी कि जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के ब्रेस्ट से, छाती से लग करके दूध पीता है, उसी तरह जो हमारे इंडियन लोग हैं वो अपने कल्चर सिविलाइजेशन से चिपका हुआ है, इंडिया से चिपका हुआ है, जो कि इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। बच्चे की एक फिगर आउट कर रहे हैं कि जिस तरह से बच्चा एक दूध पीता है, उसी तरह से हमारे जो लोग हैं वो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को चिपके हुए हैं, जो कि इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले लाइन को देखते हैं। इस लाइन में गांधी जी क्या कह रहे हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हम हेटर नहीं हैं, ऐसा नहीं कि हम बेस्ट कंट्री को हेट कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। और वैसा क्या कह रहे हैं कि गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं थैंकफुल हूँ, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उन्होंने उनसे मैंने बहुत सारे चीज़ें सीखा है। जैसे वेस्टर्न लिटरेचर वहाँ से सीखने को मिला है, उन्हें लिटरेचर भी वहाँ से अडॉप्ट किए हैं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। और मैं इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी थैंकफुल कर रहा हूँ कि जो हमारा इंडिया है वो भी चाह रहे हैं कि वो भी राइज करे फुलेस्ट हाइट में, वो भी बढ़े, मॉडर्न सिविलाइजेशन को ग्रो करे। लेकिन वो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है उसको, कल्चर को मेंटेन करके ग्रो करे, ना कि सिविलाइजेशन को अलग छोड़ दे और कल्चर को एक साइड कर दे और तब ग्रो करे, नहीं। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन। और क्या कह रहे हैं, अपने कंट्री मैन से कह रहे हैं कि मैं अपने कंट्री मैन जो लोग हैं, सिटीजन हैं, उनसे कह रहे हैं फ्रैंकली दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। और वो बहुत अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं और अपने कंट्री मैन को कहना चाह रहे हैं कि आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, कि मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन से एक चीज़ सीखा हूँ, दैट इज़ दैट वी मस्ट सन, कि हमें इनसे दूर ही ज़्यादातर रहना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, कैसे भी कर करके इससे दूर ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इंडिया को ग्रो करना है वो चलेगा, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, गॉडलेस जहाँ पर है उस पर ट्रस्ट न करना चाहिए, और वो इंडिया को डेवलपमेंट बिल्ड, इंडियन नेशन है वो ग्रो करना चाहिए, लेकिन मटेरियल चीज़ों पर नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं।
इसमें क्या करें, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब मॉडर्न सिविलाइजेशन का परिभाषा दे रहे हैं कि क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन, है क्या एक्चुअल में। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ए मटेरियल का एक पूजा किया हुआ एक वर्शिप है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट, क्या है, ब्रूट लोगों को ज़्यादा पूजा करते हैं वेस्टर्न कल्चर में। ब्रूट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा, ब्रूट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी, पुष्टि और बॉडी बिल्डर व्यक्ति है, उसको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उस पर ज़्यादा गॉड मान लेते हैं। उन्हीं लोगों को जो समाज में बहुत अच्छा किया उसको भगवान मान लेते हैं, इंस्टीड ऑफ और कोई स्पिरिचुअल लोगों को गॉड मानना। वो ब्रूट लोगों को ज़्यादातर गॉड मानते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन लोग। आज के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, कोई हैंडसम पर्सनालिटी वाले या कोई अच्छा दिखने में लगे उसको गॉड मान लेते हैं लोग। In us, it is the unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of the material civilization। इसको क्या कह रहा है कि ये पूरी तरह से मटेरियल सिविलाइजेशन है, इस पे विजय प्राप्त कर चुका है, कि टोटली ये मटेरियल चीज़ों पर डिपेंडेंट हो चुका है मॉडर्न सिविलाइजेशन। मटेरियल से अतिरिक्त कोई भी चीज़ उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। पीपल आर लिविंग इन द मॉडर्न लाइफ, जो लोग जी रहे हैं मॉडर्न लाइफ में उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसमें गांधी जी क्या कह रहे हैं। इट इज़ perhaps unnecessary if not useless to weigh the merits of the two civilization। और क्या कह रहे हैं कि ये शायद हो सकता है अननेसेसरी कि जो मेरिट्स है अपना टू सिविलाइजेशन का, हमारा सिविलाइजेशन है मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये सब अलग अलग मेरिट्स पर सही हो सकता है। वो अपने जगह पर सही होगा, हम लोग अपने जगह पर सही होंगे। इट इज़ लाइकली दैट वेस्ट हैज़ इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो हो सकता है, जो सिविलाइजेशन है क्लाइमेट और सराउंडिंग, जो उसके सराउंडिंग एरिया है उसके बेसिस पर वो बना होगा, वो वहीं वैसा वातावरण मिला होगा, क्लाइमेट मिला होगा, इसलिए वेस्टर्न कल्चर के लोग वैसा है। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशन। और हम लोगों के पास जो सिविलाइजेशन है, हम लोगों को ऐसा सरकमस्टांसेस मिला है, वातावरण मिला है, तो उस तरह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उस तरह से हम लोग सीख रहे हैं, उसी सरकमस्टांसेस में माहौल में रह करके, और उन लोगों को ऐसा मिला तो वैसा ही सीख रहे हैं। एंड बोथ आर गुड इन दियर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। और दोनों अपने अपने जगह पर सही है, दोनों अलग अलग तरीक़ों से दोनों अपने अपने जगह पर सही है, कोई किसी में फ़र्क नहीं ज़्यादा। तो आई होप ये समझ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं। द डिस्टिंग्विशिंग मतलब पार्टिकुलर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट का मतलब होता है लेंथ ऑफ टाइम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें मानव की चाहत बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी में बढ़ते रहता है, मतलब उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश होते रहता है, इंडिफिनिट अनंत काल तक वो बढ़ते रहता है, उनका बॉन्ड्स कभी, चाहत उनका कभी रुकता नहीं मॉडर्न सिविलाइजेशन में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव मतलब क्रूशियल होता है, रिस्ट्रिक्शन अपॉन, जो हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन है, पूर्वज का जो सिविलाइजेशन है वो हमें लेकिन इम्पेरेटिव करके रखता है, वो रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, रोक के रखता है जो हमारे पूर्वज सिविलाइजेशन है। एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, और ये सब चाहतों पर स्ट्रिक्ट करके रखता है, सख्त करके रखता है, इसे बढ़ने नहीं देता है। लिमिटेड सोर्सेज यूज करने के लिए ये एंशिएंट सिविलाइजेशन हम लोगों को बताता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन में देखते हैं गांधी जी क्या कह रहे हैं। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. The restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power। क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न है जो इनसेटिएबलनेस है, मतलब वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो सकता, और वांट ऑफ लिविंग, वो चाहतों की ज़िंदगी में हमेशा जीते रहता है, उसी में विश्वास करता है, और फ्यूचर के चीज़ों में विश्वास करते रहता है, फ्यूचर में ये चीज़ें हो जाएगा, वो चीज़ें हो जाएगा, उसी में वो लगा रहता है। लेकिन और वो डिविनिटी को भूल जाता है, जो नेचर ऑफ गॉड बीइंग है उसको भूल जाता है, लेकिन जो हमारा कल्चर है डिविनिटी को मेंटेन करके रखता है। द
रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रुकावट। जो हमारा एंशियंट है, वो जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है हमारे ईस्टर्न कंट्री में, एशियन कंट्री में जो सिविलाइजेशन है, वो एराइजेज फ्रॉम बिलीफ, जो बिलीफ के साथ, विश्वास के साथ एराइज करता है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, और ये सब चीज़ें होने, इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, बहुत सारे चीज़ें अक्सर होते हैं, होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें, इन फ्यूचर स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, हम लोग डिवाइन पावर, गॉड के शक्तियों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो गॉड, डिवाइन पावर पर ट्रस्ट करता है, लेकिन वो जो वेस्टर्न कल्चर है वो मटेरियल चीज़ों को ही गॉड मान लेता है। हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में राइटर क्या कह रहे हैं? सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। तो जो कुछ इमीडिएट ब्रिलियंट रिजल्ट है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा प्रकार का टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा कि आपको मन ही नहीं करेगा कि उसे रिसिस्ट करें, उसे रोके। वो एक तरह से मैडनिंग बना देता है, पागल बना देता है, जो आपको मन ही नहीं करेगा कि उसे छोड़ दें, उसे, मतलब ऐसा आपको एक सर्कल टेक्नोलॉजी का बन गया कि आपको 1-2 मिनट भी उससे हटने का मन ही नहीं करेगा। वो ऐसा इंस्टेंट प्लेजर दे देता है, क्षणिक सुख दे देता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस। और जो हम गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हमें एक इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रियल विक्ट्री है ह्यूमन बीइंग का, वो इस सब चीज़ों के रुकावटे में रियल विक्ट्री है। रियल लाइफ उन्हें ये सब चीज़ें रोक लेगा, उसी में उन्हें विक्ट्री मिल जाएगा, वो विक्ट्री जीत जाएगा। वी आर इन द डेंजर ऑफ वाटरिंग। वाटरिंग क्या होता है? जब वस्तु को वस्तु के साथ एक्सचेंज किया जाता है, उसको वाटरिंग कहते हैं, वाटरिंग सिस्टम बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब मैं आपको केला दिया या आपको आम दिया, तो आप भी उसके बदले कोई फल ही देंगे, पैसा नहीं देंगे। ये जो बहुत पहले वाटरिंग सिस्टम, जब मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वाटरिंग सिस्टम ही पहले चलता था, वस्तु के बदले वस्तु ट्रांसफ़र होता था। तो क्या कह रहा है कि वी आर इन ए डेंजर ऑफ वाटरिंग, हम लोग किस खतरे में पड़े हुए हैं? वाटरिंग में पड़े हुए हैं। मतलब एक जो चीज़ें उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो हमें कुछ क्षण दे रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट टाइम को गवा दे रहे हैं। अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर। अब देखो महात्मा गांधी जी कितना अच्छे तरीके से कहा कि जो हमारा परमानेंट गुड है, मतलब परमानेंट जो हैप्पीनेस मिलता है, उसको गवा देते हैं वो मोमेंट्री प्लेजर के लिए, वो क्षणिक सुख के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा सुख शांति के लिए हम वो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें भूल जा, हम लोग इंस्टेंट प्लेजर के लिए, वो क्षणिक सुख के लिए हम लोग लॉन्ग टाइम के जो हैप्पीनेस है वो उसको भूल जाते हैं। एक कहावत भी, इंस्टेंट प्लेजर ऑलवेज गिव्स द लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट। मतलब क्षणिक सुख हमेशा पनिशमेंट ही देता है, सज़ा ही देखने को मिलता है। तो गांधी जी कितने अच्छे तरीके से हमारे सिविलाइजेशन को ये मेंटेन करके और रोक करके हमें ये सब चीज़ों से रखता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी जी? जस्ट एज इन द बेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज। तो आप लोग बेस्ट कंट्री में देख सकते हैं, वहाँ पर जो डिस्कवरी हुआ है, जो वंडरफुल, दम देखने में दम वंडरफुल लगता है, दम अचंभा, आँख, जो आपका आँख है वो देखते ही रह जाएगा, ऐसा डिस्कवरी किया है। इन थिंग्स मटेरियल सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। और उसी प्रकार जिस तरह से वहाँ जो टेक्नोलॉजी है वेस्टर्न कल्चर में डेवलपमेंट हुआ है, जो अलग अलग प्रकार के डिस्कवरी हुआ है, लेकिन हमारा जो हिंदुइज्म सिस्टम है उसमें किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है? स्पिरिट, स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका सोल, रिलीजन, धर्म, ये सब चीज़ों का सिमिलरली डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरह से वहाँ वो अपना कल्चर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग अपना कल्चर में स्पिरिचुअल और रिलीजन चीज़ों को रिलीजियसली ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और रिलीजियस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में गांधी जी क्या कह रहे हैं? इस लाइन में क्या कह रहे हैं? बट वी हैव नो आई फॉर दिज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फोकस या हम लोगों के पास वैसा नज़र नहीं है वो ग्रेट फाइन डिस्कवरी के लिए को लेकर के। वी आर डैजल्ड बैफल अमेज बाई द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। तो हम लोग क्या हो जाते हैं? डैजल हो जाते हैं, दम आँखों में मतलब चमकते रहता है, डैजल हो जाता है, अचानक से वो झलक बन जाता है कि ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुझे ऐसा डेवलपमेंट दिया, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। वो हमारे आँखों के चारों तरफ मूव करते रहता है और उसे आप हटते ही नहीं। आई एम नॉट इनॉर्म्ड ऑफ
दैट प्रोग्रेस। और जो महात्मा गांधी है वो कभी नॉर्म्ड नहीं है। नॉर्म्ड का मतलब होता है वो फिदा नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। मैं उस प्रोग्रेस को नहीं मानता हूँ ज़्यादा। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज अ दो God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। तो क्या कह रहे हैं, जो हमारा जो दिखता है हमारे धर्म में, जो गॉड दिखता है, उनका विजडम दिखता है, वो ये सब चीज़ों को रोकता है। इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, जो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है वो किस चीज़ों के लिए प्रोग्रेस कर रहा है, ये रेसिस्टिंग कर रहा है, स्पेशल मिशन पर चल रहा है कि रेसिस्टिंग ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लगाव होना। जैसे मटेरियल चीज़ों पर इंडियन पीपल भी धीरे धीरे लगाव बढ़ रहा था, तो वो हमारा जो कल्चर्स है इसको ऑनरस करेगा, इसे रिसिस्ट करेगा, इसे रोकेगा। स्पेशल मिशन पर गांधी जी चल रहे थे कि जैसे आप लोग जानते हैं चरखा का प्रमोट कर रहे थे और हैंडीक्राफ्ट को ज़्यादा यूज कर रहे थे और कॉटेज इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। तो वो नहीं चाहते थे कि लोग ज़्यादा स्पाइनिंग मशीन पर, जो कपड़े बुनने वाला मशीन होता है उस पर चले जाएं। वो चाहते थे हैंडमेड क्लॉथ पहने, लोग हाथ से ही बना हुआ क्लॉथ पहने। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इसमें राइटर क्या कर रहा है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। और अभी तक आखिरकार क्या है, हम लोग के हिंदुइज्म सिस्टम में अभी क्या बचा हुआ है, अलाइव है मतलब जीवित है। ये जो जीवित है हमारा स्पिरिचुअल सोल रिलीजन अभी भी बच रहा है। इट हैज़ विटनेस टू सी, विटनेस का मतलब होता है टू सी इवेंट हैपन, द फॉल ऑफ बेबीलोन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जो वो सब हैं वो देखने को मिलता है, सीरियन पर्शियन ये सब इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, वो सब तो ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी वो लोग फॉलो भी करते हैं। कास्ट अ लुक अराउंड यू, और देखो अपने चारों तरफ ये सब कंट्री को देखो कि क्या उधर कंट्री में ऐसा दिख रहा है। वेयर इज रोम, रोम कहाँ गया, रोम का जो कल्चर था वो कहाँ गया। वेयर इज ग्रीस, ग्रीस का भी कल्चर कहाँ गया, वही देखने को नहीं मिलता है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, और कहीं आप लोगों को आजकल ये देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। द इटली ऑफ गिबॉन, जो गिबॉन का, इटली का जो गिबॉन था वो भी कल्चर ख़त्म हो गया। और रादर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वॉज इटली, और जो रोम था वो भी इटली का पार्ट बन गया, वो भी कंट्री मिल गया। जो कंट्री रोम एक अलग कल्चर कल्चर होता था वो भी इटली के साथ ही मिक्सचर हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें राइटर क्या कह रहे हैं, गो टू ग्रीस, जाओ ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ दिखता है, कहाँ एटिक सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, आपको ग्रीस में, या आप रोम चले जाइए या आप इजिप्ट चले जाइए, कहीं भी नहीं सिविलाइजेशन मिलता है। बट इंडिया इज मेंटेनिंग आवर कल्चर टिल नाउ, अभी तक मेंटेन कर रहा है, अभी तक मेंटेन कर रहा है, अभी तक वो कल्चर चल ही रहा है। देन कमिंग टू इंडिया, लेकिन इंडिया में आ जाओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंट टू से, और अपन इंडिया में आओ, देखो, घूमो, और अब रुक करके कहोगे, क्या बोलोगे, गांधी जी कह रहे हैं, यस आई सी हेयर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। मतलब जो पूर्वज इंडिया है, जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे पूर्वज बना के गए हैं, वो इंडिया अभी भी जी रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इंडिया जी रहा है, अभी भी इंडिया है। इंडिया अभी ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो आई होप, तो इस लाइन में राइटर क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, कि जो ग्रीस के जो सिविलाइजेशन है, जाओ वहाँ, वहाँ भी नहीं देखने को मिलेगा, एटिक इजिप्ट कहीं भी चले जाओ अदर कंट्री में, जो लेकिन हमारे इंडिया को देखो, इधर उधर घूम करके और देखो कि हमारा जो सिविलाइजेशन है अभी है कि नहीं, लेकिन है। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है, वो भूला नहीं है, जो कि बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुराना, 2500 जो इंडियन सिविलाइज, आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसी समय से इंडियन सिविलाइजेशन है। एक उनका अलग सोसाइटी था। तो वो जो अदर कंट्री वाले लोग भी थे, मेसोपोटामिया इधर उधर के कंट्री के लोग भी थे, तो वो भी वही सिविलाइजेशन अभी भी यहाँ इंडिया में फॉलो किया जाता है, जो कि मेसोपोटामिया, सोमालिया, ये सब का सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं, ट्रू देयर बर डंग हिप्स, डंग हिप का मतलब होता है काउ डंग, जो गाय का गोबर होता है उसको बोलते हैं। हेयर एंड देयर, लेकिन आप लोग देखेंगे गांव में जो
मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? गोबर का ढेर मिलेगा, एक पहाड़ मिलेगा गोबर का ऐसा बना हुआ, गांव देहात में देखने को मिलेगा। बट देयर आर रिच ट्रेजर, लेकिन रियल सोना कहाँ पे है? यही गोबर के नीचे है। मान लो गांधी जी गोबर को भी एक अलग एक्सप्रेसिव वे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गोबर में ही सोना छिपा हुआ है। गांव देहात में आपको देखने को मिलेगा गाय के गोबर से आपको घर में साफ सफाई होता है तो उसको पूजा पाठ किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि वही रिच ट्रेजर उस गोबर में भी देखने को मिलता है, बरीड अंडर देम, और वो उस गोबर के अंदर दफना हुआ रहता है। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड, और पता नहीं ये कैसे सर्वाइव कर रहा है, इज दैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन। जो हमारा हिंदुइज्म सिस्टम है वो स्पिरिचुअल लाइन को प्रमोट किया है और डेवलपमेंट किया है, ना कि हम और सर्वाइव करते आ रहा है स्पिरिचुअल लाइन को, ना कि वो मटेरियल चीज़ों पर और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। वो मटेरियल को ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया, बल्कि वो स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा डेवलपमेंट दिया है। और गांव देहात में आपको देखने को मिलता है गोबर के वो पहाड़, उसमें भी सोना छिपा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आवर सिविलाइजेशन, इस लाइन में गांधी जी क्या कहते हैं? आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर बॉन्ड्स। जो हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा स्वराज, जो वो नहीं डिपेंड है, वो मल्टीप्लाइंग नहीं कर रहा है कि चाहतों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा है, वो लिमिटेड बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, उतने भर ही क्रिएट कर रहा है। सेल्फ इंडल्जेंस, वो सेल्फ इंडल्जेंस को, सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब होता है कंट्रोल कर रहा है। वो बॉन्ड्स को, जो चाहत होते हैं बहुत सारे चीज़ों के, जिस तरह रेस्टलेस बर्ड की तरह बहुत सारे चीज़ों की चाहत होती है, वो उसको कंट्रोल करके रखता है। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग बॉन्ड्स, और उस बॉन्ड्स को कंट्रोल करके रखता है, सेल्फ डिनायल होता है, सेल्फ अपने आप को कंट्रोल करके रखना कि वे वस्तु को ज़्यादा यूज नहीं करना है। तो आई होप ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गांधी जी कितने अच्छे तरीके से एक कल्चर्स, हमारे इंडियन कल्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। बिकॉज हम लोग पहले से इतना हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन हमारे कल्चर्स को नहीं जानते हैं। बट गांधी जी इज डिस्क्राइबिंग ऑल अबाउट द कल्चर्स ऑफ द इंडिया। तो आई होप ये लाइन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो गांधी जी इस लाइन में क्या कह रहे हैं? यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन रूल फॉर इंडिया। तो क्या कह रहे हैं कि वो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, अपने जगह पर सूट है, सही है, लेकिन हमारे जो कंट्री इंडिया के लिए वो र्यून कर देगा, मतलब बर्बाद कर देगा। वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे, यूरोपियन कल्चर को, तो वो हमें इंडियन कल्चर को ही ख़त्म कर देगा। बी एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, बी एंडेवर कॉपी इट, अगर हम लोग उसको कॉपी करते हैं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज नोट टू से दैट वी मे नॉट adopt एंड assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। तो क्या कह रहे हैं गांधी जी? जो हम लोग एसिमिलेशन करेंगे, वो एसिमिलेशन मतलब अलग करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, दोनों पार्ट को अलग तोड़ देगा। क्या तोड़ देगा? क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग एसिमिलेशन करने में ही भलाई है, वो कल्चर है उनका अपना स्थान पर रहने दो, वो अपने स्थान पर सही है। और यूरोपियंस अलग हो जाएंगे, यूरोपियंस भी इसको नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्चर को यूरोपियन फॉलो कर ले, नहीं तो यूरोपियन भी पार्ट हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा। और ना ही हम लोग चाहते हैं कि उनका कल्चर फॉलो कर लें, नहीं तो हम लोग पार्ट हो जाएंगे, हम लोग टूट जाएंगे। तो कितने अच्छे तरीके से इसमें राइटर महात्मा गांधी समझा रहे हैं हमारे कल्चर्स को। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो इस लाइन में गांधी जी क्या कह रहे हैं? द incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish। तो क्या पहले हम लोग समझते हैं इसको? द इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ को कंटिन्यू सर्च करना। कोई चीज़ अगर मटेरियल कंफर्ट को बार बार हम लोग सर्च करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए एविल भी क्रिएट होता है।
मेक बोल्ड टू से दैट, और ये ऐसा कह सकते हैं, यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रीमोल्ड दियर आउटलुक, और जो यूरोपियंस है अपने आउटलुक्स में बाहरी लुक बनाने के लिए ऐसा करते हैं, मटेरियल को, चीज़ों को यूज करते हैं, उनके लिए वो अपने जगह पर सही है। बट और क्या करें, इफ़ दे आर नोट टू पेरिस, लेकिन वो पेरिस नहीं होता है, मतलब वो बर्बाद नहीं होता है, वो उनके आउटलुक के लिए सही है, लेकिन हमारे कंट्री के लिए वो सही नहीं है। अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, और वो कंफर्ट जोन में रह करके वो धीरे धीरे स्लेव बनते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे वो मटेरियल चीज़ों के चक्कर में पड़ करके वहीं पर स्लेव बनते जा रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ये हो सकता है, अपने आप को गांधी जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा जो पढ़ा हुआ चीज़ें है वो गलत भी हो सकता है, लिखा है जो भी, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लैश, और ये भी जानते हैं कि जो इंडिया है अगर गोल्डन फ्लैश की ओर भागता है, गोल्डन फ्लैश का मतलब होता है कोई चीज़ के तरफ भाग रहे हैं और वो कभी प्राप्त होने वाला है नहीं, कभी भी अचीव नहीं होने वाला है, एफर्टलेस खाली सिर्फ काम कर रहे हैं। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं, जो इंडियन पीपल है अगर गोल्डन फ्लैश की तरह भागे तो इंडिया के ना इधर के रह जाएगा ना उधर के रहेगा, मतलब दोनों जगह से वो चला जाएगा, मतलब उसे ना ही यूरोपियन कल्चर मिलेगा और ना ही आपका इंडियन कल्चर मिलेगा, दोनों जगह से वो चला जाएगा। इज टू कोट सर्टेन डेथ, और ये डेथ तक वो ऐसे ही करते रहता है, गोल्डन फ्लिस को ही इंडियन पीपल अगर खोजे तो वो कभी मिलने वाला भी नहीं, अगर वो रन आफ्टर करता है, भागता है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसे। तो इसमें गांधी जी क्या कह रहे हैं, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक मोटो है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, खाना साधारण खाओ, जीवन साधारण रखो लेकिन सोच बड़ा रखो, मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब नॉर्मल खाना खाओ लेकिन सोच बहुत बड़ा रखो। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड बी द फ्यू, और बहुत सारे लोग हैं जो ये हाई लिविंग, हाई प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम ही मात्रा में ऐसे लोग हैं कि सादा खाना खा रहे हैं और सोच ऊंचा रख रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। हु प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब है एडवर्टाइज, टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, और ये सब चीज़ों के लिए बहुत मासेस मात्रा में ऐसा सोचना चाहिए लोगों को कि सिंपल खाना और हाई थिंकिंग रखना चाहिए। रन द रिस्क, जो कि रिस्क की ओर बढ़ रहा है, अगर ऐसा ना सोचते हैं तो रिस्क की ओर भाग रहे हैं। इन द वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं राइटर, कि जो हाई लिविंग खोजने के चक्कर में वो हाई थिंकिंग खो देंगे, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना मेंटेन करने के चक्कर में कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा ऐसा वस्तु वे वो के चक्कर में जो उच्च विचार है, उच्च सोच है, वो भी खो देंगे। न इधर के रहेंगे न धोबी का कुत्ता, न घर के रहेगा न घाट के रहेगा, मतलब इधर के न उधर के, दोनों तरफ से वो चला जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट, इसमें गांधी जी क्या कह रहे हैं, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नोट इन द मल्टीप्लिकेशन, जो रियल टर्म में सिविलाइजेशन क्या है, वो ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन हो, बहुत सारा वस्तुओं का वांट्स हो, नहीं, ऐसा नहीं है, बट इन द डिलिबरेटली एंड वॉलेंटरली, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब तो सेल्फ, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, और ये रियल में जो सिविलाइजेशन है हमारा वो रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन वांट लगाना, अपने चाहतों पर कंट्रोल करना ही सिविलाइजेशन है। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स, और ये एलोन प्रमोट करता है कॉन्टेंटमेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, और ये प्रमोट्स करता है हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। लेकिन अगर इसको अकेले, इसको अलग साइड कर दे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वांट्स के चीज़ों को, चाहतों को, तो हम लोग हैप्पीनेस की ओर जाएंगे। जैसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं बचपन में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, क्यों रहते थे बचपन में ज़्यादा खुश, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों की वस्तुओं की मांग नहीं थी, जो शौक़ रहता था 2-4 रुपया उतना में ही खुश रह रहते थे लोग, बस मौज मस्ती कर करके खुश रहते। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, मनुष्य की चाहत और उम्मीदें बढ़ते जाता है, तो वो ज़्यादा दुख होने लगता है और वस्तुओं का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो ज़रूरत के हिसाब से डिमांड करने लगते हैं। लेकिन बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इंस्टीड ऑफ जो यंग पीपल हैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
तो गांधी जी इस लाइन में क्या कह रहे हैं, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, जो कुछ फिजिकल हार्मनी वे में क्या कह रहे हैं, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट एवर विज सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेस। और क्या कह रहे हैं कि जो सर्टेन लेवल तक ठीक है, सर्टेन लेवल तक इसको यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन फिर रोक करके रखिए इंस्टीड ऑफ हेल्प। क्योंकि अगर वस्तु को मदद करने के बजाय वो हमें मदद कर रहा है, लेकिन अगर इसको एक्सेसिव यूज करेंगे तो वो हेल्प करने के बजाय और हमारा वो इस्तेमाल करने लगेगा, हम ही उसके गुलाम हो जाएंगे। और वो रुकावटें बनने के बजाय वो हेल्प करना छोड़ देगा, हम ही उसको हेल्प करना चालू कर देंगे। देयर फॉर द आइडियल ऑफ creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। और अगर हम अनलिमिटेड क्रिएटिंग करें, नंबर ऑफ वांट्स की चाहत की बहुत अनंत काल तक लिमिट ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, तो ये ऐसा दिखने लगेगा, ये हमें डिल्यूजन बना देगा, ऐसा मिसकंसेप्शन मतलब माया में चल जाएंगे, और वो हमें स्नेयर कर देगा, ऐसा ट्रैप बना देगा कि जितने चाहत बढ़ेंगे और उसे उसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब ऐसे ट्रैप में, एक सर्कल में, विशियस साइकिल में फंसे हुए रहेंगे कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी में उतने में व्यक्ति अपना जान दे देगा। वही चाहत कि मतलब लोभी लोभी उसको ग्रीड भरा हुआ रहेगा हमेशा, जितने भी वस्तु उसको आ जाए उसके पास है। तो आई होप ये समझ में। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर देखते हैं, और महात्मा गांधी नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, जो हमारा फिजिकल नीड्स है सेटिस्फैक्शन का, इवन द इंटेलेक्चुअल्स नीड्स ऑफ द वंस नैरो सेल्फ, जो हमारा जो सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल नीड्स है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स नीड भी नैरो होना चाहिए, मस्ट मीट एट द सर्टेन पॉइंट एट डेड स्टॉप, लेकिन वो कुछ अमाउंट तक सीमित होना चाहिए फिजिकल नीड्स को, और जो हमारा इंटेलेक्चुअल्स नीड्स है उसको ज़रूरत को बढ़ाना चाहिए, सर्टेन लेवल तक उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए फिजिकल ज़रूरतों को। हमें स्पिरिचुअल चीज़ों, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को, बौद्धिक चीज़ों जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान कहता है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक सर्टेन लेवल पर एक डेड स्टॉप डालना चाहिए, बिफोर इट डिजनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल्स। जब ये ज़रूरत ना हो कि फिजिकल ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स बढ़ने लगे तब सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा फिजिकल चीज़ें बढ़ने लगता है, और फिजिकल पर ज़्यादा हम लोग उसी के तरफ डिवोट कर जाते हैं, लीन हो जाते हैं और उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वॉल्यूप्टिवसनेस, वॉल्यूप्टिवसनेस का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू लग्जरी, सेंसुअल या प्लेजर, और उस प्लेजर के पीछे हम लोग पागल हो जाते हैं, उसी के मैडनी की तरह वो जो वस्तु है उसी के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि वो हमें फिजिकल नीड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मान लेते हैं, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्पिरिचुअल थिंग्स। इंटेलेक्चुअल थिंग को मानने के बजाय हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, और एक आदमी को अरेंज करना चाहिए, फिजिकल एंड कल्चरल भी मेंटेन करना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि उसके रुकावटें ना आए उस ह्यूमैनिटी में, मानवता में, वो रुकावटें ना बने। विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, और जो सारा एनर्जी है व्यक्ति का, देखो इस तरह व्यक्ति का सारा एनर्जी उसके अंतरात्मिक मन में, मतलब फिजिकल नीड को एक साइड रख करके लिमिटेड में यूज करके अंतरात्मा के शक्ति को ध्यान लगा करके अगर मन से सोचे तो उसका जो प्रॉपर पावर है वो ह्यूमन बींग का वो काम करना चालू कर देगा। अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल चीज़ों पर काम करेगा, स्पिरिचुअल चीज़ों को सोचेगा, आध्यात्मिक और बौद्धिक चीज़ों को ध्यान लगाएगा और उसको मन से बाहर निकालेगा तो लगेगा। लेकिन हम लोग इंस्टेंट प्लेजर और के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं, जो इंस्टेंट प्लेजर मिल जाए बस वहीं में सारे लोग खुश रहते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, हमारे बौद्धिक शक्ति को ग्रो करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया। सो आई होप ये पूरा ऐसे जो महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन को किस तरह से प्रमोट किए हैं, बताएं कि हमारा कल्चर किस तरह से वेस्टर्न कल्चर से बेस्ट है, किस चीज़ों को हमारे जो ह्यूमन बॉन्ड्स है चाहते हैं उसको लिमिट करना चाहिए, हमारा गांव देहात का जीवन कैसा है, हैंड रूल, सेल्फ रूल और इंडिजिनस प्रोडक्ट को, स्वदेशी चीज़ों को यूज करना है। तो कितने अच्छे तरीके से हमारे इंडिया को ब्रीफ वे में समझाए हैं और बताए हैं कि क्या क्या हमारे इंडिया में चीज़ें देखने को मिल रहा है, हमारा एंशिएंट कल्चर कैसा है, कैसा अभी था है और कैसा पहले था,
सारा चीज़ें एक ही ऐसे में पूरी तरह से इंडिया का कल्चर को बता दिए। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा आपको एग्ज़ाम के लिए। और आई होप कि आप लोगों को ये पूरा ऐसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये लेक्चर कैसा लगा। कुछ भी आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा। और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि और भी इस तरह का वीडियो और पोएम सेक्शन का वीडियो चाहिए तो आपको प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हो, वहाँ आपको ये वीडियो प्ले सेक्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।